नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पिछले साल का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज का वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पहले देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो बैंक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला वाणिज्य बैंक और दूसरा सहकारी बैंक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत के बाजार में चीनी विदेश क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में चीनी की लागत अधिक होने के कारण और विदेशों में सस्ती होने के कारण विदेशी बाजार में बिक जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है यहाँ पर, 3 राज्यों का नाम बताइए जहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार और तीसरा पश्चिम बंगाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में कि खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या गर्भ में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिन्हें आर्थिक दृष्टि से निकाला जा सके वो खनिज कहलाते हैं। तो खनिज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक कारण से स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि यह सभी वर्गों को शासन में भागीदारी का अवसर देती है और सांप्रदायिक संघर्ष को रोकती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि जाति के अतिरिक्त और कौन कौन से कारक राजनीति को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, आर्थिक और स्थिति और लिंग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मिलों में काम पर रखने की प्रक्रिया में जॉबर्स वर्ग की क्या भूमिका थी? जॉबर्स मजदूरों को मिलों में काम दिलाने में मदद करते थे और इसके लिए मजदूरों से पैसा या उपकार की उम्मीद करते थे। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि 1859 का इंडियन इमिग्रेशन एक्ट बागान श्रमिकों के लिए परेशानी भरा क्यों रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा इस एक्ट के तहत बागान मजदूरों अपने मालिक की अनुमति के बिना कहीं और नौकरी नहीं कर सकते थे, जिससे वे शोषण का शिकार होते थे। तो ये था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो कि 3 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है यहाँ पर कि क्या आप सहमत हैं कि लोकतंत्र नागरिकों की मर्यादा को बढ़ावा देता है? तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, लोकतंत्र नागरिकों की मर्यादा बढ़ता है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में कि भारतीय संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत का संविधान संघीय ढांचा देता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह संघवाद पर आधारित है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां देकर इससे अर्ध संघीय बनाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जर्मनी के निर्माण में ओटोमान बिस्मार्क की क्या भूमिका रही है? तो दोस्तों अब इसका आंसर दिया हुआ है कि बिस्मार्क ने अब
जर्मनी को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लौ और रक्त की नीति अपनाई और 3 युद्धों डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण कराया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है यहाँ पर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो आंसर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटिन ने लागू किया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना था ताकि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ना लिखें। इससे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई। और अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है पहला में कि पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। दिया हुआ है यहाँ पर पारंपरिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत, ये पारंपरिक के उदाहरण हैं। और अपारंपरिक संसाधन के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अंतर पारंपरिक संसाधन सीमित और प्रदूषितकरण होते हैं जबकि अपारंपरिक संसाधन अच्छे और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों पारंपरिक जो समाप्त हो जाते हैं एक समय में और अपारंपरिक जो समाप्त नहीं होते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 43। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। तो क्वेश्चन नंबर 44 में प्रश्न में दिया हुआ है कि जल दुर्लभता किसे कहते हैं और इसके कारण क्या है। तो इसका आंसर में दिया हुआ है जब किसी क्षेत्र में मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता है उसे जल दुर्लभता कहते हैं। इसका मुख्य कारण दिया हुआ है जनसंख्या में वृद्धि। जब जनसंख्या वृद्धि हो जाता है यानी कि जब ज़्यादा आदमी हो जाता है तो पानी घटने लगता है। और दूसरा कारण दिया हुआ है वर्षा का असमान वितरण, यानी कि वर्षा का असमान वितरण, जो वर्षा होता है तो पानी का असमान वितरण किया जाता है, मतलब कि अधिक खर्च किया जाता है पानी। फिर जल का अत्यधिक दोहन, मतलब जल का अत्यधिक काम करना, जैसे कि जहाँ 1 गिलास पानी का आवश्यकता है वहाँ पर 2 गिलास पानी का वेस्ट हो जा रहा है। जहाँ पर आप लोगों का 1 बाल्टी में नहाना हो जाता है वहाँ पर 10 बाल्टी पानी खर्च हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है प्रदूषण एवं बर्बादी। प्रदूषण जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आजकल के फैक्ट्री में काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है तो पानी को प्रदूषित और बर्बाद करता है। और फिर कभी कभी नाली में भी देखते हैं पानी उनी का प्रदूषण फैलता है। तो आई होप कि जल दुर्लभता भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 हमारे देश की विकासात्मक लक्ष्य है। तो इसका हो जाएगा सभी को शिक्षा एवं स्वास्थ्य बनाना, रोजगार के अवसर, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण और संरक्षण, सामाजिक और समानता। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली का आसान क्यों हुआ है। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। दिया हुआ है वस्तु विनिमय पद्धति में वस्तुओं से आदान प्रदान कठिन था और मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का मूल्य तय करना सरल हुआ और लेन देन आसान हो गया। उदाहरण, एक किसान अनाज बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उससे कपड़ा खरीद सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसमें दिया हुआ है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना के प्रमुख कारण को बताइए। तो पहला कारण यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजी शोषण व आर्थिक नीति। दूसरा कारण सामाजिक सांस्कृतिक और पुनर्जागरण। तीसरा कारण शिक्षा और प्रेस की भूमिका। और फोर्थ नंबर कारण विभिन्न आंदोलन का प्रभाव जैसे स्वदेशी आंदोलन, किसान आंदोलन। फिर लास्ट कारण विदेशी का शासन से मुक्ति की चाह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48
पूछा जा रहा है कि कॉर्न लॉज जो है वो क्या था। तो यह ब्रिटेन में आयातित अनाज पर लगाए गए कर थे। औद्योगिक मजदूरों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने और व्यापारियों के दबाव से 1846 में पर्याप्त कर दिए गए। परिणाम, ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार की नींव पड़ी, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है यहाँ पर। संघवाद की 5 विशेषता को आप लोग लिखिए। तो पहला विशेषता, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा लिखित संविधान। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। और चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा द्विसंधीय व्यवस्था कुछ देशों में ही है। और पांचवा हो जाएगा संविधान में संशोधन की विशेष प्रक्रिया। और जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उदारता गिरवी क्यों मांगते हैं। तो क्योंकि उन्हें अपने धन की सुरक्षा चाहिए। यदि ऋण पैसा वापस ना करे तो गिरवी रखी हुई वस्तु बेचकर ऋण चुकाया जा सके। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फाइनल बोर्ड में छपेगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है दिया हुआ, धान की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को लिखें। तो इसका हो जाएगा तापमान, जो कि आप लोगों को रहना चाहिए 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और मिट्टी जलोढ़ है, समतल धरती भूमि, पर्याप्त सिंचाई। दोस्तों ये तो मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग बना के आंसर लिखना पड़ेगा ताकि फुल का फुल मार्क्स मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और यहाँ पर मानचित्र में आप लोगों को दर्शाना था, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है बेलारीला, और जो कि छत्तीसगढ़ में है। दूसरा था नवेली, जो कि तमिलनाडु में है। और तीसरा था दिग्बोय, जो कि असम में है। और चौथा था कानपुर, जो कि कर्नाटक में है। और पांचवा था विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।